नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान में पंचायती राज 73वें संशोधन उसकी सारी विशेषताओं की चर्चा की। दोस्तों, स्थानीय शासन के भारत में दो रूप अपनाए गए हैं। एक ग्रामीण स्थानीय शासन जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं और दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन जिसको हम नगर पालिकाएं बोलते हैं। तो दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय शासन यानी पंचायती राज को हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा नया टॉपिक है शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिकाएं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, नगर पालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक विकास। इसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे। फिर उसके संवैधानिकरण की कौन से संविधान संशोधन के अनुसार उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, पहला प्रयास किस प्रधानमंत्री ने किया, किस प्रधानमंत्री के काल में संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए, कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई, उनमें क्या क्या प्रावधान है। फिर उसके बाद हम 74वें संशोधन की विशेषताओं की बात करेंगे, उसमें संवैधानिक दर्जा अनुच्छेदों की बात करेंगे, त्रिस्तरीय निकाय, इनका कार्यकाल कितना होता है, चुनाव क्या होता है, आरक्षण कितना है, वित्त आयोग, वार्ड समितियां, जिला नियोजन समिति, इनकी हम बातें करेंगे। और लास्ट में हम राजस्थान में नगर निकाय की, राजस्थान में नगर पालिका कितनी है, नगर परिषद कितनी है, नगर निगम कितने हैं, ये सारी बातें इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एक जगह। तो ध्यान लगाकर सुनना मेरे साथियों। पहली बात, ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं नगर पालिकाओं का। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर भारत की बात करें तो भारत में पहली नगर निगम था वो 1687-88 में। भारत में अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत में पहला जो नगर निगम था या नगर निकाय था वो सबसे पहले 1687-88 में दोस्तों मद्रास में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? अंग्रेजों के काल में ही मद्रास में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1726 में दो जगह पर, एक तो बंबई और दूसरा कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना 1726 में की गई। तो दोस्तों, पंचायती राज के विरुद्ध हम नगर पालिकाओं में ये चीज देखने को मिलती है कि अंग्रेजों के काल में अच्छा खासा इनका विकास हो चुका था। अंग्रेजों ने इनके विकास में काफी योगदान दिया। तो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके साथ साथ इनका भी विकास हो रहा था। ब्रिटिश काल में इनका विकास हो रहा था, जैसा कि आपने देखा 1687-88 में मद्रास में पहली बार, फिर 1726 में बंबई और कलकत्ता में। दोस्तों, फिर 1882 की बात आती है। 1882 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। उन्होंने स्थानीय शासन के लिए, स्थानीय शासन के विकास के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। दोस्तों, 1882 से लेकर 84 तक लॉर्ड रिपन थे, भारत के वायसराय रहे। तो उन्होंने 1882 में एक स्थानीय शासन के विकास के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए। वो उस प्रस्ताव में स्थानीय शासन के गठन की बात की गई, स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं को शक्तियां देने की बात की, अधिकार देने की बात की गई। इसलिए उस प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में स्थानीय शासन है उसके विकास में लॉर्ड रिपन के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई की। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का क्या माना जाता है? जनक या पिता माना जाता है। किसको दोस्तों? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक या पिता माना जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में पहली नगर पालिका थी, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में दोस्तों माउंट आबू में स्थापित की गई। यानी अगर आपसे पूछ ले भारत में तो मद्रास बताना है, और राजस्थान में पहली जो नगर पालिका थी वो 1864 में कहां पर? माउंट आबू में स्थापित की गई। तो दोस्तों 1866 में अजमेर और 1867 में ब्यावर में स्थापित की गई, और इसके बाद अनेक संस्थाओं का लगातार विकास होता रहा। अब देखिए, स्वतंत्रता से पहले अच्छा खासा विकास हो गया था उनका, लेकिन संवैधानिक दर्जा इनको भी नहीं दिया गया था। तो पंचायती राज के साथ साथ इनको भी संवैधानिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और वही सर्वप्रथम 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 65वां संशोधन, कौन सा? 65वां संशोधन 1989 नगर पालिका विधेयक के नाम से लोकसभा में पेश किया गया। किसमें? लोकसभा में।
दोस्तों राजीव गांधी ने न केवल पंचायती राज के लिए 64वां संशोधन विधेयक लेकर आए थे, बल्कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 65वां संशोधन विधेयक 1989 उन्होंने लोकसभा में पेश किया। दोस्तों ये लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने पारित करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसलिए 65वें संशोधन के माध्यम से उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिलाया जा सका। अब आप जानते हो संविधान संशोधन दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। यहां पर लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया। इस वजह से 65वां संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका। हालांकि एक सकारात्मक तरीके से राजीव गांधी ने पहल अवश्य कर दी, और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 2 विधेयक रखे गए। एक तो 73वां, जिसके माध्यम से तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और दूसरा 74वां संशोधन 1992 लाया गया। यह संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। इस संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को क्या दे दिया गया दोस्तों, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन द्वारा दिया गया, 74वें संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। किस प्रधानमंत्री के काल में, तो दोस्तों नरसिम्हा राव के काल में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जबकि संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास कौन से प्रधानमंत्री ने किया था, राजीव गांधी ने। 65वां संशोधन वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम 74वें संशोधन की विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों। विशेषताओं की तो देखिए, सबसे पहली विशेषता की बात करें तो इसके माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संशोधन द्वारा कैसे दिया गया, संविधान में नया भाग 9 क जोड़ा गया नगर पालिका शीर्षक से। नया भाग 9 क जोड़ा गया नगर पालिका शीर्षक से, जिसमें अनुच्छेद 243 तय से लेके 243 या 6 तक, या 243 पी से लेके 243 जेड जी, इनको इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हो। संविधान में नया भाग 9, जिसमें नए अनुच्छेद जोड़े गए 243 तय से लेके 243 या 6 तक जोड़े गए, या फिर 243 पी से लेके 243 जेड जी तक के नए आर्टिकल से जोड़े गए। इसका मतलब क्या है, 243 तय, जैसे मान लो 243 तय है, तय थ द ध ये आ गया 243 यह, फिर उसके बाद नया आर्टिकल शुरू हो जाता है 243 यह क, 243 यह ख, ग ऐसे करके 6 तक आ गया ना। तो इस प्रकार ये आर्टिकल्स हैं। तो ये नए आर्टिकल्स जोड़े गए 74वें संशोधन द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के गठन और कार्य प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। तो आपसे पूछ ले कि कौन से संविधान के भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया, भाग 9 में। भाग 9 का शीर्षक क्या है दोस्तों, नगर पालिका। भाग 9 का शीर्षक क्या है, नगर पालिका। यह भाग 9 कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 74वें संशोधन द्वारा। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 243 तय से लेके 243 या 6 तक है। ठीक है, जिसमें नगर पालिकाओं के गठन, कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए दोस्तों, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, नगर पालिका शीर्षक से जोड़ी गई ये भी। इसमें नगर पालिकाओं के लिए टोटल 18 विषय या शक्तियों का उल्लेख किया गया कि इन 18 विषय पर नगर पालिकाएं काम करेगी। तो यहां पर भी पूछा जाता है दोस्तों कि 12वीं अनुसूची कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 74वें संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों, नगर पालिकाओं से। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख किया गया, 18 विषयों का उल्लेख किया गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब यह संशोधन लागू कब होता है दोस्तों, यह अधिनियम था वो 1 जून 1993 को लागू हुआ। ठीक है, इसको लागू करने हेतु राजस्थान में अलग से कानून नहीं बनाया गया, अलग से कानून नहीं बनाया गया, बल्कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 था, इसी के अनुरूप इसको संशोधित कर दिया गया। दोस्तों आपने पंचायती राज में पढ़ा था, पंचायती राज में आपने पढ़ा कि भाई जैसे ही 73वां संशोधन लागू हुआ तो राज्यों को 1 वर्ष का टाइम दिया गया कि 1 वर्ष में कानून बनाएंगे और पंचायती राज को लागू करेंगे। तो राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में बनाया गया।
ऐसे ही दोस्तों 74वां संशोधन लागू हुआ तो राज्यों को एक वर्ष का वक्त दिया गया कि वही कानून बनाएंगे और नगर पालिकाओं को लागू करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान में पहले से कानून बना हुआ था, इसलिए राजस्थान में नया कानून नहीं बनाया गया, पहले से कानून बना हुआ था। कौन सा कानून? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 बना हुआ था। इसी कानून को 74वें संशोधन के अनुसार संशोधित कर दिया गया। तो अलग से राजस्थान में कोई कानून नहीं बनाया गया। क्लियर है दोस्तों? अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। इसके भी 3 स्तरीय निकाय है, नगर निकाय है, उनके भी कितने स्तर है? 3 स्तर है। नगर निकायों के भी कितने स्तर है? 3 स्तर। ठीक है। अब जो संक्रमणशील शहर है यानी गांवों से शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, गांवों से शहर बनने जा रहे हैं, वहां पर तो नगर पालिका होगी। जो संक्रमणशील शहर है, जो गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, गांवों से शहर बनने के कगार पर है, वहां पर तो क्या स्थापित की जाएगी दोस्तों? नगर पालिका। और राजस्थान में टोटल नगर पालिकाओं की संख्या अब है 154। और जो छोटे शहर है वहां पर गठित की जाएगी नगर परिषद। राजस्थान में टोटल नगर परिषद है 34। और जो बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर हो गए नगर निगम। और राजस्थान में टोटल नगर निगम कितने हैं दोस्तों? 10। तो यहाँ पे नगर निकाय हैं, उनके भी 3 स्तर है। नगर पालिका निम्न स्तर पर यानी संक्रमणशील शहरों के लिए, नगर परिषद छोटे शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए नगर निगम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यकाल। दोस्तों कार्यकाल पंचायती राज की बात, पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। अगर 5 वर्ष से पहले विघटन हो जाता है तो 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य है। 5 माह से पहले इनका विघटन हो जाता है तो दोस्तों 5-6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना जरूरी। इसके अलावा जो नई विघटन के बाद चुनाव होते हैं और नई नगर पालिका गठित की जाती है, वो शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी। वो शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी, न कि पूरे 5 वर्ष काम करेगी। समझ गए इस बात को? तो आपसे पूछ ले नगर पालिकाओं का कार्यकाल तो पहली बैठक से 5 वर्ष। मान लीजिए 5 वर्ष पहले विघटन हो गया तो फिर चुनाव कितने महीने में करवाना अनिवार्य है? 6 महीने में। 6 महीने में चुनाव करवा लिए गए तो नई जो नगर पालिका गठित होगी वो पूरे 5 साल काम नहीं करेगी, बल्कि बच गया केवल वही काम करेगी, शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों चुनाव, तो पंचायतों की बातें, नगर पालिकाओं के चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। कौन संपन्न करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और इस राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया था? 243 तय या फिर के में इसका उल्लेख किया गया था। और दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका गठन जुलाई 1994 73वें संशोधन के अनुसार किया गया। ठीक है, 73वें संशोधन के अनुसार इसका गठन किया गया। एक सदस्यीय निकाय है, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है। और राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, वर्तमान है प्रेम सिंह मेहरा। ये मैं पंचायती राज में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे पूछ ले पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन संपन्न करवाता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। लेकिन चुनाव की घोषणा कौन करता है? चुनाव की घोषणा या तिथि राज्य सरकार निर्धारित करती है। कौन करती है? राज्य सरकार निर्धारित करती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ ली चुनाव कौन करवाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे कि इनके चुनाव की घोषणा कौन करता है, तिथि निर्धारित कौन करता है, तो राज्य सरकार निर्धारित करती है, क्योंकि पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची का है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आरक्षण। देखिए पंचायतों की भांति नगर पालिकाओं में भी सीटें आरक्षित की गई है। किस किस के लिए? एससी, एसटी और महिलाओं के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में, अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में, और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी 33% सीटें आरक्षित की गई है। वही 73वें संशोधन के अनुसार यहाँ पर भी सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पर याद रखना नगर पालिकाओं में किस किस को आरक्षण दिया गया है? महिला, एसटी और एससी। एसटी और एससी की जितनी % जनसंख्या उतनी % सीटें उनके लिए आरक्षित रहेगी।
जैसे अजमेर नगर निगम है, वहां पर मान लीजिए कि 5% एससी की संख्या है, तो 5% सीटें उनमें से एससी के लिए रहेगी। एसटी की मान लो 10% है, तो 10% एसटी की रहेगी, एससी की रहेगी। समझ गए? महिलाओं के लिए कुल सीटों का 33% है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। नेक्स्ट बात करें राज्य वित्त आयोग, इसके बारे में भी आप दोस्तों पढ़ जाओ। राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच वित्तीय बंटवारे का सुझाव देने के लिए राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। दोस्तों पंचायती राज में आप पढ़ चुके हो, उसमें हमने पढ़ा था कि पंचायत और राज्य सरकार के बीच धन के बंटवारे का सुझाव देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है प्रति 5 वर्ष या आवश्यकता होने पर पहले। और राजस्थान में पहला वित्त आयोग था वो 1995 में कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में गठित किया गया। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है जिसकी अध्यक्षा ज्योति किरण है। ये हम पंचायती राज में पढ़ चुके हैं। वही वित्त आयोग, वही राज्य वित्त आयोग जो पंचायती राज में आपने पढ़ा था, वो राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच भी धन के बंटवारे का सुझाव देगा कि भाई राज्य सरकार की टोटल फंडिंग है, उनमें से कितना % नगर पालिकाओं को जाना चाहिए, कितना % पंचायती राज संस्थाओं को जाना चाहिए। इसका सुझाव कौन देता है? राज्य वित्त आयोग, जिसका गठन प्रति 5 वर्ष में राज्यपाल करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें दोस्तों वार्ड समितियों का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना, केवल 74वें संशोधन में प्रावधान, केवल 74वें संशोधन यानी नगर पालिकाओं में ही इसका प्रावधान है। पहली चीज, पंचायतों में इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया। वार्ड समितियां, वार्ड समितियां, क्लियर है? तो याद रखना केवल 74वें संशोधन यानी नगर पालिकाओं के लिए वार्ड समितियों का प्रावधान किया गया है। भाई याद रखना, इस बात को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जोर देके बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो कहां क्या गठित की जाती है और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। ऐसे नगर निकाय यानी जिन नगर निकायों की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है, जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है, वहां पर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कौन से नगर निकायों में वार्ड समितियों का गठन किया जाता है? ऐसे नगर निकाय जिनकी जनसंख्या 3 लाख को क्रॉस कर गई है, 3 लाख से ज्यादा है, वहां पर अनिवार्य रूप से वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। कहां पर? नगर निकायों में। और 74वें संशोधन के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायों में वार्ड समितियों का गठन करना अनिवार्य है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अपने वार्डों का विकास हेतु विकास योजना तैयार करना, यानी अपने अपने वार्डों के विकास के लिए विकास योजना तैयार करना वार्ड समितियों का मुख्य उद्देश्य है गठन करने का। समझ गए? तो इसमें मोटे 3 लाख वाली जनसंख्या याद रखना। 74वें संशोधन में केवल नगर निकायों के लिए वार्ड समितियां, और इसका उद्देश्य क्या है? अपने अपने वार्ड है उनके लिए विकास योजनाएं तैयार करना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों जिला नियोजन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रावधान भी 74वें संशोधन द्वारा किया गया। 74वें संशोधन 1992 द्वारा ही प्रावधान किया गया, यानी 73वें में जिला नियोजन समिति का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों इसको देखना बंद करो, पहले मैं समझाता हूं आपको क्या है जिला नियोजन समिति। देखो एक जिला होता है, वो नगर भी होता है, वहां पर जिला परिषद भी होती है, उसी जिले में पंचायत समिति भी होती है, उसी जिले में ग्राम पंचायत भी होती है, उसी जिले में नगर पालिकाएं भी होती है, नगर परिषद भी होती है। ठीक है, और कहीं कहीं पर नगर निगम भी होते हैं। अब देखिए यहां पे 6 संस्था का नाम लिया मैंने, ये 6 की 6 संस्थाएं हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना, विकास करना, अपने अपने क्षेत्र का विकास करना, जन कल्याण करना, ये उद्देश्य है। अब कई बार क्या होता है, जैसे एक जिला है वहां पर नगर परिषद भी है और जिला परिषद भी है, दोनों कार्य करती है, दोनों के कार्यों में कई बार टकराव हो जाता है। उसी टकराव को रोकने के लिए, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए, जिले का विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला नियोजन समिति के गठन का प्रावधान 74वें संशोधन में किया गया।
यानी जिला परिषद और नगर परिषद दोनों के कार्यों में टकराव रोकने के लिए, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए, जिले का विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला नियोजन समिति का प्रावधान 74वें संशोधन के माध्यम से किया गया। अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, जिले में स्थित पंचायतों और नगर निकायों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा जिले के विकास कार्य हेतु समन्वित योजना बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों जिला नियोजन समिति है, टोटल 25 सदस्य होते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 25, जिनमें से 4/5 सदस्य है उनको नगर निकाय और पंचायतों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 4/5 सदस्य है उनको नगर निकाय और पंचायतें निर्वाचित करती है, और शेष सदस्य है उनको राज्य सरकार क्या करती है? नियुक्त करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी अध्यक्षता है वो जिला कलेक्टर करता है। अध्यक्षता कौन करेगा? जिला कलेक्टर करता है। समझ गए? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जिला नियोजन समिति का संबंध 73वें संशोधन से है या 74वें संशोधन से? तो आपका उत्तर होना चाहिए 74वें संशोधन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिले में स्थित नगर निकाय और पंचायती राज संस्था, इन दोनों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना और जिले के विकास हेतु एक समन्वित योजना तैयार करना, इनके कार्यों में टकराव को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं। जिला नियोजन समिति में टोटल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें नियुक्त भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। 4/5 सदस्य है वो जिले में स्थित नगर निकाय और पंचायती राज के सदस्य हैं, वो चुनते हैं, और बाकी बच गए उनको राज्य सरकार नियुक्त करती है। और जिला नियोजन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिले का कलेक्टर करता है। कौन करता है? जिले का कलेक्टर। कौन करता है? जिले का कलेक्टर अध्यक्षता करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं राजस्थान में नगर निकायों की। तो दोस्तों राजस्थान में नगर निकायों की बात करें तो देखिए, नगर पालिका है, टोटल संख्या 154 है। कहां पर गठित की जाती है? संक्रमणशील शहर जिनकी जनसंख्या 20,00,000 से लेकर 20,000 से लेकर 1,00,000 तक की जनसंख्या पर नगर पालिका गठित की जाती है। ठीक है, इसकी संरचना सभापति होता है, उपसभापति, पार्षद। सभापति उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, और पार्षदों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। ये मैं पंचायती राज में एक जगह बता ही दिया था मैंने कि भाई सरपंच को छोड़कर जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। केवल सरपंच एक ऐसा अध्यक्ष है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और यहां पर भी सचिव होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जिला नगर पालिका है वहां के प्रशासनिक प्रमुख या सचिव होता है, उसको अधिशासी अधिकारी बोलते हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है ये। ठीक है, इसी प्रकार नगर परिषद की बात करें तो राजस्थान में टोटल नगर परिषद कितनी है? 34। 1,00,000 से 5,00,000 जनसंख्या पर यह गठित की जाती है। इसके गठन की बात करें, सभापति इसके अध्यक्ष होता है, उपसभापति उपाध्यक्ष और पार्षद इसके सदस्य। प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होता है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है। राजस्थान में नगर निगमों की बात करें दोस्तों 10 है। 5,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर निगम गठित किए जाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? महापौर। आप इसको मेयर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेयर या महापौर बोला जाता है। उपाध्यक्ष को उप महापौर, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, याद रखना। और सदस्यों को पार्षद। यहां पर भी प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? आयुक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयुक्त। अब राजस्थान में नगर निगम की बात करें तो 10 है। राजस्थान में नगर निगम की बात करें तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 10। देखो जयपुर में 2 है, जयपुर में 2, जोधपुर में 2, जोधपुर में 2। इसके अलावा बात करें कोटा में 2 है। कोटा में कितने हैं? 2। इसके अलावा अजमेर में है 1, बीकानेर में है 1, उदयपुर में है 1, भरतपुर में है 1। ये है। ठीक है, तो टोटल 10 नगर निगम है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनमें 2-2। इसके अलावा अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, यहां पर कितने हैं? 1-1। अभी हाल ही में 2019 में जयपुर, जोधपुर, कोटा में 1-1 नगर निगम की और घोषणा की गई। तो ये 3 नए नगर निगम एक साथ गठित किए गए थे। पहले 7 थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 10।
तो ये तो था दोस्तों 74वां संशोधन। अब देखिए 74वें संशोधन में देखो हमने क्या क्या पढ़ा, वो मैं बता देता हूं। यहां पर नगर पालिकाओं में सबसे पहले हमने ऐतिहासिक विकास पढ़ा कि सबसे पहले मद्रास में गठित की गई, फिर बंबई और कलकत्ता में, राजस्थान में माउंट आबू में, फिर अजमेर में, फिर ब्यावर में। ठीक है, बीच में हमने लॉर्ड रिपन के बारे में जाना। फिर हमने संवैधानिकरण कि भाई सबसे पहले राजीव गांधी 65वां संशोधन विधेयक लेकर आए, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। तो पहला प्रयास तो राजीव गांधी के द्वारा ही किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। फिर नरसिम्हा राव के काल में 74वां संशोधन विधेयक लाया गया जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसके माध्यम से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर दोस्तों हमने 74वें संशोधन की विशेषता पढ़ी कि संवैधानिक दर्जा नया भाग 9 का, जिसमें अनुच्छेद 243 तय से लेकर 243 यच है। नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई जिसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया। त्रिस्तरीय निकाय पढ़ा, इसका कार्यकाल जाना, चुनाव, आरक्षण, वित्त आयोग, वार्ड समिति, जिला नियोजन समिति के बारे में जाना। फिर हमने राजस्थान में नगर निकायों के बारे में हमने चर्चा की कि राजस्थान में नगर पालिका 154 है, नगर परिषद है 34 और नगर निगम है 10। अब देखिए दोस्तों 74वें संशोधन में जिन नगर निकायों की चर्चा की गई है उनके अतिरिक्त भी भारत में कुछ नगर निकाय है। उनमें एक महत्वपूर्ण है छावनी परिषद। छावनी परिषद काफी प्रश्न आता है दोस्तों, क्या होता है, सेना का जो क्षेत्र होता है ना उसको बोलते हैं छावनी। अब वहां पर सेना के अतिरिक्त सामान्य जनसंख्या भी रहती है, जैसे सेना के ऑफिसर रहते हैं, उनके परिवार वाले भी रहते हैं, सैनिकों के परिवार वाले रहते हैं, या फिर अदर जनसंख्या भी वहां पर रहती है। तो छावनी क्षेत्र में इनका गठन कहाँ किया जाता है, छावनी क्षेत्र में सामान्य जनता जो सेना के ऑफिसर के परिवार वाले या अन्य हैं, यानी सामान्य जनसंख्या के प्रशासन हेतु इनका गठन किया जाता है। छावनी क्षेत्र में, छावनी जो क्षेत्र है उसमें सामान्य जनता है, उसके प्रशासन के लिए छावनी परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका गठन राज्य सरकार नहीं करती बल्कि कौन करती है, संसद द्वारा निर्मित छावनी परिषद अधिनियम 2006 के तहत किया जाता है। अब चूंकि दोस्तों सेना कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का, तो राज्य सरकार का छावनी परिषद से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि सेना संघ सूची का विषय है इसलिए राज्य सरकार का छावनी परिषद से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना इनका गठन है संसद द्वारा निर्मित छावनी परिषद अधिनियम। छावनी परिषद अधिनियम 2006 के तहत किया जाता है और इन पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं बल्कि दोस्तों केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय का, केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय का अधिकार होता है, उसी के अधीन रहते हुए कार्य करती है। और लास्ट याद रखना देश में कुल 62 छावनी परिषद है। देश में कुल कितनी छावनी परिषद है, 62। एक बार मैं फिर से बताता हूं, जो सैन्य क्षेत्र है, छावनी क्षेत्र है, उसमें सामान्य जनता के प्रशासन के लिए छावनी परिषद का गठन किया जाता है। इनका गठन संसद द्वारा निर्मित छावनी परिषद अधिनियम 2006 के तहत किया जाता है। इन पर केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय का अधिकार होता है चूंकि सेना संघ सूची का विषय है। और देश में टोटल कितनी छावनी परिषद है, 62 छावनी परिषदें हैं। राजस्थान में ब्यावर में है, नसीराबाद में है। राजस्थान में कहां पर है, नसीराबाद में छावनी परिषद है। इसके अलावा होता है न्यास पतन। दोस्तों इनका गठन बंदरगाह क्षेत्र में किया जाता है। न्यास पतन है, अब चूंकि बंदरगाह है इस पर भी केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है, बंदरगाह क्षेत्र में गठन किया जाता है। और इसके गठन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसके गठन का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, बंदरगाह है उनका रखरखाव करना, बंदरगाहों का रखरखाव करना। और इसके अलावा वहां पर सामान्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, वहां पर सामान्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे अपने देश के नगर निकाय। 74वें संशोधन के माध्यम से इनको दर्जा दिया गया। 74वें संशोधन की सारी विशेषता आपको याद रखनी है। राजस्थान में कितने नगर निकाय हैं, नगर पालिका कितनी है, नगर परिषद कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, नगर निगम 10 के 10 आपको याद रखने हैं। और लास्ट में दो जो 74वें संशोधन के अतिरिक्त जो नगर निकाय थे, छावनी परिषद और न्यास पतन, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम सामाजिक न्याय की चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।